करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र नया संस्करण पर। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मराठा शक्ति का उत्थान और पतन के बारे में। इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी शक्तियां रही होंगी जिनकी वजह से मराठा का उत्थान और बाद में उसका पतन हो गया। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल साम्राज्य के विघटन में जो रिक्तिका रह गई थी उसको भरने के लिए उसी शक्तिशाली शक्ति की जरूरत थी जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली हो, जैसे कि मराठा राज्य। मराठा राज्य में एकता नहीं थी, वहां पर सरदारों के बीच में एकता नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा मुगलों की जगह लेने में भी असफल रहे। शिवाजी के पौत्र शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था, मगर वह औरंगजेब उसके और उसकी मां के साथ उसके धर्म, जाति और अन्य चीजों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता और इज्जत और लिहाज से पेश आया। शाहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोड़ दिया गया। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चलाया। शाहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी हो गया। वह कूटनीति में बेजोड़ था और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को शाहू की ओर कर लिया। शाहू ने 1713 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे शाहू और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम कर दिया। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री और सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्तियों को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे शाहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेश मुखी भी दे दिया गया। बदले में शाहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद और उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उसने अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने धर कर लिया। उसके बाद 1720 में बालाजी विश्वनाथ मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति और महत्वाकांक्षा और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया।
बाजीराव के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूलने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा, तब तक मराठाओं ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठाओं के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवार ने प्रमुखता प्राप्त की। उसके बाद अप्रैल 1740 में बाजीराव की मौत हो गई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने, जिसका प्रसार उत्तर में भी हुआ, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बना पाया। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया, मगर उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूली करने में थी। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था, पेशवा बना। वह 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह ही योग्य था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1849 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशगत बना था और पेशवा ही राज्य का असली शासक हो गया था। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया और इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने रोहिलखंड के नजीब उद्दौला और अवध के शुजा उद्दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्ति फौज तैयार उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखानों की टुकड़ी, जिसके नेतृत्व इब्राहिम खान गारदी पर कर रहा था। मराठाओं ने अब उत्तरी शक्तियों में सहायता ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने राजपुताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उन पर भारी जुर्माने और नजराने लगाए। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए। पंजाब में उनकी कार्यवाही ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया। जिन्हें जाट सरदारों पर भारी जुर्माना लगाए गए, वे उन पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमजोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। अंततः दोनों फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिव राव भाव और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुजरों ने भी लूट खसोटा। पानीपत की हार मराठाओं के लिए बहुत बड़ी आघात थी। उन्होंने अपनी फौज के बेहतरीन सैनिकों के हाथ धोना पड़ा। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। उनकी हार ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं ले रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। 17 वर्षीय माधव राव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उस 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा दिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया और रोहिलों को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठाओं का प्रभुत्व फिर कायम हो गया। अब धीरे धीरे
पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थकों और रघुराव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधवराव ने समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच मराठा सरदारों अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद अब कभी पेशवा के साथ सहयोगी करते थे। उनमें से प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के ढर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और अपने पास अलग अलग फौजें थीं। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती थी। उन्होंने पुणे से विरोधी गुटों का साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। अब सवाई माधवराव 1795 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली। अब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने आधिपत्य के प्रति मराठाओं की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 और 1816 से 1890 में, उन्हें हरा दिया। उन अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को विभाजित करने और देश के बड़े हिस्से में अपनी साम्राज्य स्थापित करने का मराठाओं का सपना साकार नहीं हो पाया। इसका मूल कारण था कि मराठा साम्राज्य उसी पतनोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधित्व करता था। मराठा सरदार बहुत कुछ बाद के मुगल सामंतों की तरह थे और सरंजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली के समान ही थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक वे किसी न किसी तरह से एक साथ सूत्रबद्ध रहे, किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्ता का दावा करने की कोशिश की। उसके बाद मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में भी असफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तरह से उदाहरण के लिए उन्होंने ही भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में ले लिया और मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को ही सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। तो मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को कोई बहुत अधिक नहीं जगा सके और उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित होता था। तो यही वो कारण थे जिसके कारण मराठा का पतन हो गया। तो ऐसे में जब वो ऐसा करते थे तो इसी कारण से वो क्या रहे, असफल रहे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये एफएम सीरीज समझ में आ रही होंगी और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी अच्छे तथ्यपूर्ण रूप से हम इतिहास को समझा पाएं। और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार।